लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इस क्लास में हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब इसमें क्या है, आधारभूत प्रमेय से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के अलग अलग तरीके देखेंगे। यानी सामने हम देखने वाले एलसीएम और एचसीएफ करने के तरीके। देखो एचसीएफ और एलसीएम हमने नॉर्मल तरीके से भी किया है पिछली क्लासेस में, 9th में 8th में, लेकिन इस क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ को आधारभूत प्रमेय से स्टार्ट करने वाले हैं। पर पहले देख लेते हैं कि बेसिक क्या होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि हिंदी में अगर देखें तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और वो गुणनफल अद्वितीय होता है, यानी कि प्रोडक्ट जो होता है यूनिक होता है। अब देख लो आप, ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या है, और एक कंपोजिट नंबर है समझ लो, यानी कि भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 2 3 5 7। अब इनका ही जो गुणनफल होता है, या फिर गुणनफल ही बोलेंगे या फिर प्रोडक्ट बोलेंगे, वो ही एक कंपोजिट नंबर होता है। ये दोनों प्रमेय बताने की कोशिश करते हैं, यानी एक ही प्रमेय है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। हमने प्राइम नंबर्स देखे, यानी कि अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या देखिए। हमारा ये जो थ्योरम है, यानी प्रमेय है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये बताने की क्या कोशिश करता है। देखो 1 2 3 5 7। अब इनका ही कोई गुणनखंड लेंगे तब जाके भाज्य संख्या आती। समझ लो 1 2, ये तो हमारा 2 आता, समझ लो 1 गुना 3 गुना 5, ये आता 15, ये एक भाज्य संख्या है। 11 गुना 2, ये आता है 22, ये भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 1 2 11 और 22 फैक्टर्स है। ठीक है, बस ये इतना समझाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है आगे, हम जैसे जैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, हमने देखो सामने इसके पहले जैसे कि 8th क्लास में 9th क्लास में हमने एचसीएफ करने के कुछ तरीके देखे थे, एलसीएम करने के सिंपल तरीके देखे थे। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें एलसीएम करने का एक नया तरीका देखेंगे, जिसमें हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और उसमें से जैसे कि 2 की घात 1 है गुना 3 की घात 1 है, 2 की घात 2 है और 3 की घात 2 है। अगर हमारे पास ऐसे 2 नंबर है, समझ लो ए बी, तो इससे हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक नया तरीका देखने वाले हैं जो आपने इसके पहले नहीं देखा। एचसीएफ का भी एक नया तरीका देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन, फैक्टर ट्री के बारे में। फैक्टर ट्री यानी कि गुणनखंड वृक्ष। अब ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे कि 4095 एक नंबर ले लेते हैं। अब 4095 नंबर ले लिया, इसका गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाएंगे अपन, तो सिंपल, आपने गुणनखंड कैसे करते हैं ये तो हमने पढ़ा ही है लास्ट क्लास में, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। इसको देखो बनाते हैं अपन। सबसे पहले कैसे जाएगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। ये 7 से जा रहा है, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री यानी कि गुणनखंड वृक्ष। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 36। अब इसका गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाएंगे, आपको मालूम है 36 को हम इस टाइप से फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज यानी गुणनखंड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 18 हुआ तो 36 आया, ये आपको मालूम है। इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको हम लिख सकते हैं 18।
18 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बुक में क्या है, थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल दिया है, लेकिन 36 को भी आप समझ सकते हैं कि गुणनखंड पक्ष किस प्रकार से होता है। ठीक ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, 3 एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। अब तीनों एग्जाम्पल्स में हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि जो है यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करना है जब भी मैं ये तीनों क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ कि मैं मेथड का यूज कैसे करता हूँ करके। ठीक है, पहला वाला एग्जाम्पल हम लेंगे, अपने को HCF निकालना है 6 का और 20 का, 6 और 20 का LCM और HCF निकालना है। अब देखो HCF एंड LCM 6 और 20 का, अब 2 तरीके हैं इसमें, एक तो नॉर्मल तरीका और एक प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि वही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, आज तक हमने 9वीं तक जो पढ़ा है, 9th क्लास तक जो भी पढ़ा है, नॉर्मल तरीका क्या होता है 6 और 20 निकालने का, पहले वो देख लेते हैं अपन, और उसके बाद क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि पे जाएंगे। ठीक है, अब नॉर्मल आती है। ठीक है, अब 6 और 20 का हम जो 9th क्लास तक पढ़ा है ना अपन ने, उस टाइप से करके लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले अपन 6 को अपन किस टाइप से लिख सकते हैं, देखो 6 का फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंड करो 2 3। ठीक है, यानी कि अपन 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। ओके, अब 20 का ले लेते हैं, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 2 से जाएगा, 10 से जाएगा, 2 5 से जाएगा, 5 1 से जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस टाइप से हम करते थे अभी तक। उसके बाद हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 और 20, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा, यानी कि HCF आ गया 2। ठीक, अब हम जब LCM निकालते थे अभी तक, उसमें हम क्या प्रोसेस करते थे, हम इस टाइप से ही करते थे, याद आ रहा आपको, 6 को लिखते थे, 20 को लिखते थे, 2 से जाएगा 3 से, ये 10 से जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 3 को वैसे का वैसे रखेंगे, 2 5 या 10, अब 3 से आ गया 1, ये आ गया 5, ये 5 से, इस टाइप से हम करते थे। ठीक है, याद आ रहा है आपको, और इसको हम लिख लेते थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि आ जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि 60। ये आ गया, ये आ गया। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, ठीक है, जो आपने 9th तक क्लास में पढ़ा है। अब दूसरा तरीका यूज करते हैं, जो आपको क्या होता है, ये चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको पेपर में क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग टाइप के, उसमें आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि 6 और 20 का डायरेक्ट HCF निकालो, LCM निकालो, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंड तरीके से निकालो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो। तो अभी मैं नेक्स्ट जो बताऊंगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से रहेगा। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल 6 पेज नंबर 12 पे। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। नॉर्मल तरीके से हमने लास्ट टाइम देख लिया, अब नए तरीके से देखते हैं। देखो जब भी हम अभाज्य गुणनखंड का तरीका यूज करेंगे, उसमें देखो नया चेंज क्या है। सबसे पहले तो हम 6 को क्या लिखेंगे, आपको मालूम है 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 2 3, ठीक है, 2 गुना 3 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड तरीका यूज कर रहे हैं हम, तो इसको क्या लिखने का, 2। अब 2 की घात कितनी है, 1 है, और 3 की घात कितनी है, 1। इस प्रकार से अपने को लिखना है जब हम अभाज्य गुणनखंड तरीका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब 20 पे आ जाते हैं। 20 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, यानी ये होता है 2 गुना 5। अब ये देखो 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1। इतना आपको क्लियर है, ये पहला स्टेप है।
ये हुआ। अब हमको HCF निकालना है 6 और 20 का, और LCM निकालना है 6 और 20 का। अब देखो इसमें करना क्या है, मैं आपको मेन अब पूरी तरीके से फोकस आप इस पे करो। HCF जब निकाल रहे हैं तो हम सबसे कम पावर वाली, देखो HCF निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर देखेंगे हम, दोनों में सबसे कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, और ये 2 आ गया, ठीक। अब 2 की घात यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 2 की घात 2 भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे, यानी कि सबसे छोटी पावर लेंगे। 1 बड़ा है या 2, 2 बड़ा है, और छोटा कौन सा है 1, यानी ये हो जाएगा 2 की घात 1। HCF केस में हम क्या करते हैं, पावर को कम लेते हैं। और अब देखो LCM में क्या करेंगे, LCM में कितने नंबर आ रहे हैं टोटल, देखो LCM में 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन, बाकी बचा कौन सा 3, बाकी बचा कौन सा 5, ठीक है। अब LCM में क्या करेंगे, हम जितनी बड़ी से बड़ी घात है वो यूज करेंगे। अब देखो 2 की घात 1 भी है, 2 की घात 2 भी है, लेकिन हम यहाँ पे 2 की घात 2 यूज करेंगे। अब 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, वो तो 1 ही है। अगर समझ लो यहाँ पे 3 की घात 2 होती तो हम 3 की घात 2 ले लेते हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे तो 3 की घात 1 है, यानी 3 की घात 1। 5 की घात सबसे बड़ी कौन सी है, 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे 5 की घात 3 रहती तो हम 5 की घात 3 ले लेते हैं, यानी ये भी हो गया 5 की घात 1। अब देखो आप नॉर्मली HCF में हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर लिया और सबसे कम घात ली, ठीक है। LCM में हमने क्या किया, सारे फैक्टर्स लिए 2, 3, 5, और उनकी जितनी सबसे बड़ी घात है वो ली, 2 की घात 2 ली, 3 की घात 1 ली, 5 की घात 1 ली, ठीक है। अब इसका मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके सामने, देखो अब स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट जैसा आपकी बुक में लिखा है वैसे हम फॉलो करेंगे। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ 2 था, सबसे छोटी घात कौन सी थी, 2 और 1 में से 1, इसलिए हमने ये ले लिया। ये आपको क्लियर हुआ। अब HCF में संख्याओं में संबंध प्रत्येक, ये देखो संबंध में जितनी भी है, 2 है, 3 है, 5 है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ये गुणनफल है, और सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, 1 है, 5 है। इतना आपको क्लियर हुआ। इसका मतलब HCF हमारा कितना आ गया, 2, 2 गुना 1 2, और LCM हमारा कितना आ गया, 4 गुना 15 यानी कि 60। देखो इसके पहले हमने सॉल्व किया, उसमें भी यही आंसर आ रहा था और इसमें भी यही आंसर आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा आसान तरीका जाता है और वो वाला थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अब इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस और देखेंगे। अब एक और चीज, अब HCF और LCM के बीच में इन लोगों ने एक रिलेशन दिया हुआ है, ये लोग क्या कहते हैं कि HCF, समझ लो हमारे पास कोई 2 नंबर है, इन्हीं 2 संख्याओं के संख्या समझ लो A और B है, तो इसमें क्या होता है, HCF AB का और LCM AB का, ये होता है उनके प्रोडक्ट के इक्वल। इसको हम थोड़ा सा क्या है एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो HCF 2 आ गया और LCM 60 आ गया, ठीक है। HCF हमारा पिछले क्वेश्चन में क्या आया, 2, और LCM कितना आया 60, ठीक है। और हमारा A कितना है 6, और B कितना है 20। देखो यहाँ से हमने ले लिया तो 6 मान लिया, ये मान लिया 20, ये भी 120, ये भी 120, सही बात है। HCF LHS इज इक्वल टू RHS, यानी अपने को एक और चीज क्या मालूम चलती है, किन्हीं 2 संख्याओं A और B के लिए अगर हम HCF निकालें, LCM निकालें, ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होता है। लेकिन एक बात नोट करने की है कि ये जो चीज है ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए वैलिड है, 3 संख्याओं के लिए नहीं, 4 के लिए नहीं, सिर्फ 2 के लिए। इतना क्लियर है आपको, आप नोट डाउन कर लो इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 7।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद एलसीएम। एचसीएफ के लिए क्या करने का, 96 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 12 2 6 जा 12 और ये जाएगा 3 से। ठीक है, देखो ये चीजें जो है आपको रफ में करनी है, पेपर में इसका सॉल्यूशन लिखते समय ये सब नहीं करना, ये सब आपने 7वीं 8वीं में कर लिया, अभी नहीं करना है इसको। 96 को क्या करेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट, 96 को अब डायरेक्ट लिखना है, ये सब नहीं है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब ले लेते हैं 404 का। 404 का क्या होता है, 2 से जाएगा तो 202, 2 से जाएगा तो 101 और 101 से जाएगा तो 1, यानी ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101। ठीक है, इसको हम 2 की घात 5 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं और इसको हम 2 की घात 2 मल्टीप्लाई बाय 101 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अब एचसीएफ निकाले अपन। एचसीएफ जो होगा 96 का और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि के हिसाब से क्या रहता था, याद आ रहा आपको, सबसे छोटी घात। देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 की घात 2 और 2 की घात 5 में से छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2। समझ रहे हो, यानी एचसीएफ आ गया 4। समझ रहे हो, इस टाइप से कैसे किया हमने। ठीक है, अब हमने एक और चीज देखी थी, हमें मालूम है, हमने देखा था कि एचसीएफ कोई नंबर का हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ 96 और 404 का मल्टीप्लाई बाय एलसीएम गुना एलसीएम 96 और 404 का, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 96 गुना 404 के बराबर। ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया। अब देखो ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 96 मल्टीप्लाई बाय 404 वो आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइड बाय एचसीएफ। अब एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कितना है बताओ, एचसीएफ 4 आया था भाई, 4। अब 4 को काट लेते हैं 101 से, अब 101 से काटेंगे तो 96 2 96 यानी कि 9696, ये आ गया हमारा एलसीएम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल 8। संख्या 6, 72 एंड 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 के 72 और 120 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ओके, 6 के फैक्टर्स कैसे निकालें, सिंपल है, 2 3 3, ये आ गया 2 गुना 3। अब जब अभाज्य गुणनखंड लगा रहे तो हम घात के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं, 2 की घात 1 3 की घात 1। इतना क्लियर हो गया। अब आते 72 पे, 72 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 यानी ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके यहाँ पे लिखता हूँ, इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की घात 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की घात 1। ठीक है, अब आप 120 का देख लेते हैं एक बार, 120 120 का देखेंगे तो 2 6 जा 12 2 30 2 15 3 5 5 1 यानी 2 2 2 3 5 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5
यानी होगा 2 की घात 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की घात 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की घात 1। ठीक है, अब अपने को रूल मालूम है। इसके एग्जाम्पल के पहले और उसके भी एग्जाम्पल के पहले अपन ने 2 लाइन्स लिखी थी। उसमें क्या लिखा था, एचसीएफ में सबसे कम पावर यूज करेंगे, एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका निकालते हैं अपन एचसीएफ। 72 और 120। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2 आ रहा, सिर्फ 2 ही आ रहा है, और 3 भी आ रहा है। ठीक है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। अब 2 की घात देखो 1 है, 3 है, 3 है, सबसे छोटी घात कौन सी है इनमें से, 1। तो एचसीएफ है तो सबसे छोटी घात 1। अब 3 की घात 1 भी है, 3 की घात 2 भी है, 3 की घात 1। इन तीनों में से सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 की घात 1। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 यानी कि 6। एचसीएफ आ गया 6, ये आपको समझ गया, सिंपल था ये। अब एलसीएम पे आइए। एलसीएम में क्या है, जो संबंधों से रिलेटेड सारी पावर्स है हम सबको ले लेते हैं। यानी देखो कॉमन कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। अब एलसीएम में हम सबसे बड़ी पावर लेंगे, आपको याद आ रहा सबसे बड़ी। अब 1 3 3 में से सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ। 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी, देखो 1 2 1, ये वाली है 2। 5 में सबसे बड़ी घात क्या है, 5 की घात 1। इतना क्लियर, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाता है 8, ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 5। एंड इट इज 72 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 टू 10, 7 5 35 36, यानी ये आ गया 360 और ये आ गया 6। इस टाइप से अपने को निकालना है। देखो अभी आप ये 3 एग्जांपल्स को अगर अच्छे से कर लो तो आपको अभाज्य गुणनखंड तरीके से कोई भी चीज का एलसीएफ एचसीएफ एलसीएम निकालना आ जाएगा। ठीक है, इनको नोट डाउन करो, आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो का हम डिसाइड कर लेते हैं। देखो अभी तक हमारे कितने हुए, क्लास 1 लिया हमने वास्तविक संख्याओं का। देखो क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं अपन। क्लास 10 का हमने सबसे पहले वास्तविक संख्या यानी कि अध्याय 1 चैप्टर 1 का क्लास 1 लिया। क्लास 2 भी हमारा हो गया। ये वाला जो वीडियो है ये क्लास 3 का रहेगा। अब क्लास 4 लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि क्लास 5 क्लास 6 मैक्सिमम क्लास 7 तक में ये वाला चैप्टर पूरा एंड हो जाए, और आप सिर्फ 7 क्लासेस देखेंगे और आपका चैप्टर पूरा कंप्लीटली ओवर हो जाएगा और एकदम परफेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो यानी कि C4 में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 को डिस्कस करेंगे। पूरी प्रश्नावली हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।